बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षाश्री एडू। तो बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट क्लास 12 का जो चैप्टर है हमारा, उसका आज हम सबसे लास्ट लेक्चर लेके आए हैं। आज इस चैप्टर को बच्चों लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज जो हमारा जो लेक्चर है, ठीक है ना, जिसमें इसके पहले जो हमारा जो लेक्चर जो था लेक्चर 7, जिसमें हमने बात किया था डिफेक्ट इन सॉलिड, जो कि इसको पार्ट 1 हमने दिया था, जिसमें हमने कुछ सॉलिड के डिफेक्ट के बारे में बात किया था। मैंने उस लेक्चर में बताया आपको कि डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट का हमने क्लासिफिकेशन किया था, है ना, जिसमें हम लोग बात किए थे स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री। ठीक है, स्टोकियोमेट्री में भी हमने पढ़ा 3 टाइप का। ठीक है, जिसमें आया था क्या 4 टाइप्स का, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टोकियोमेट्री में हमने पढ़ा 2 के बारे में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3rd डिफेक्ट, जो कि है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। ठीक है ना, तो यह डिफेक्ट इन सॉलिड का यह लेक्चर पार्ट 2 है। ठीक है, आज तो हमारा आज का जो लेक्चर होने वाला है, इसमें हम जो बचे हुए जो भी डिफेक्ट्स है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर और कौन कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है सॉलिड का, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या हम लोग इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, जस्ट वेट, हाँ, तो क्या है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। इसके बारे में कहा गया है दिस डिफेक्ट इज अराइजेज इन ionic crystals due to presence of impurities ions at lattice site or vacant और interstitial site, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आयोनिक क्रिस्टल है, जैसे मान लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड का ही कोई क्रिस्टल है ना, और उस क्रिस्टल में क्या किया गया, कोई इम्प्योरिटीज उसमें ऐड कर दिया गया, कोई इम्प्योरिटीज आयन। ठीक है ना, तो होगा क्या इसमें कि, और वो इम्प्योरिटीज आयन कहां पे होगा, तो उसके लैटिस साइट पे या फिर वैकेंट या फिर इंटरस्टिशियल साइट पे। समझिए बातों, क्या कहने का मतलब है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कि ये है अपना एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ये है ना, NaCl का क्रिस्टल है। ठीक है, अब इसमें सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, इस तरीके से इसका ऐसे क्रिस्टल है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन का। ठीक है, यहाँ Na+ हो जाएगा, यहाँ Cl-, फिर से Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl- और ठीक है। होगा क्या इसमें कि अगर इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें कोई हम इम्प्योरिटीज को ऐड कर दी, जैसे हमने इसमें ऐड कर दिया एक कंपाउंड SrCl2, ठीक है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड, है ना, तो इससे क्या होगा कि अब Sr के ऊपर पता होगा कि 2+ का चार्ज है और Cl के ऊपर -। ठीक है, अब यहां से या तो इंटरस्टिशियल साइट पर या वैकेंट, मतलब यहां से अगर 2 सोडियम, अगर यहाँ सोडियम हट गया और इस सोडियम के जगह पर क्या आ गया, Sr2+ आ गया, और यहां भी ये, अब देखिए 2 सोडियम आयन हटेगा तो क्या आएगा, एक Sr2+ आएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन के ऊपर 1+ का चार्ज है, तो अगर 2 सोडियम आयन अगर रिमूव होगा इस क्रिस्टल में से, तो 2+ का चार्ज, उसको मेंटेन करने के लिए हमने इम्प्योरिटीज के रूप में ऐड कर दिया Sr2+, है ना। तो यहां पर एक क्या क्रिएट हो गया, यहां पर एक वैकेंसी, है ना, वैकेंसी। यह वैकेंसी क्यों हुआ है क्रिएट, किसके एडिंग होने के कारण, एक इम्प्योरिटीज आयन के ऐड होने के कारण। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैटर ये भी आता है कि कितने वैकेंसी क्रिएट होंगे इसमें, है ना। तो याद रखना, जितना Sr2+ ऐड होगा उतने ही यह वैकेंसी क्रिएट करेगा। जैसे आप देखिए कि 2 Na+ इसमें से रिमूव हुआ है और उसके जगह पर एक Sr2+ आया, तो एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। अगर इसमें से 4 Na+ होगा रिमूव और उस 4 Na+ के बदले 2 Sr2+ आएगा, क्योंकि पता है 4 Na+ का मतलब टोटल 4 पॉजिटिव चार्ज,
और एसआर के ऊपर, स्ट्रोंटियम के ऊपर 2 प्लस का चार्ज होता है। तो उस 4 प्लस को, 4 प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए 2 SR2 प्लस आएगा। इसका मतलब कि 4 Na प्लस हटा, उस 4 की जगह पे 2 आ गया, तो 2 वैकेंसी क्रिएट हो गया उसमें, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि जितना नंबर ऑफ SR2 प्लस इम्प्योरिटीज ऐड हो रहा है, उतने ही क्रिस्टल में क्या आ रहा है, वैकेंसी आ रहा है। इस पर हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, अभी वो क्वेश्चन करवाते हैं हम। यही है इम्प्योरिटीज इफेक्ट, है ना। ये भी किस में आता है, नॉन स्टोइकियोमेट्री में ही आएगा, ठीक है ना। चलिए अब एक काम करिए, इसको पहले नोट किया डेफिनेशन, अब इस पर एक एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो आपको करवा रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है इस पर, इफ NaCl is doped with, if NaCl is doped with 10 to the power minus 3 mole % of SrCl2, भी बताएंगे डोपिंग के बारे में, इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, फिर इसके आगे उसका डेफिनेशन लिखवाएंगे हम। तो मैंने क्या बोला कि NaCl एक क्रिस्टल था जिसमें इतना मोल % हमने SrCl2 का ऐड कर दिया, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी, तो उस NaCl की क्रिस्टल में कितना कैटायन वैकेंसी आ जाएगा, है ना। अभी जस्ट इसके पीछे जब बताया था आपको, तो आपने क्या देखा था कि जब 2 Na प्लस रिमूव हुआ और हमने उसमें स्ट्रोंटियम क्लोराइड का क्या किया, डोपिंग किया, तो 2 Na प्लस के बदले 1 SR2 प्लस चाहिए। इसका मतलब 1 कैटायन वैकेंसी हो गया। तो हमने देखा कि जब SR2 प्लस 1 ऐड हो रहा है तो वो 1 कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर 2 SR2 प्लस ऐड होगा तो वो 2 कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब हमें सीधा से इतना समझ लेना कि हम जितना SR2 प्लस ऐड करेंगे उतना ही उस क्रिस्टल में कैटायन वैकेंसी आएगा। सीधा सा बात यही है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, आपको पता है कि SrCl2 जो होता है कैसे ब्रेक करता है, ये Sr+2 और 2Cl माइनस, है ना, Sr+2 में ब्रेक करता है। SR2 प्लस का डोपिंग जो हुआ है वो 10⁻³ मोल %। कितना है इसका मोल ऑफ SR2, मोल ऑफ Sr+2 कितना हो जाएगा, 10⁻³ मतलब 10⁻⁵ मोल हो गया किसका, SR2 प्लस। अब हमें पता है, एक बार फिर से समझिए यहां पर, कि अगर ये क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, अगर ये क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, देखिए यहां पे, ठीक है, तो हम यहां से अगर 1 Na प्लस ये हटा तो 1 + 4, एक और हट गया तो 2 + 4, इसके जगह पे आ गया Sr+2, ठीक। अब यहां तो वैकेंसी हो गया क्योंकि 2 Na प्लस के बदले एक ही Sr+2, मतलब एक Sr2 प्लस के आने से एक कैटायन वैकेंसी हो रहा है, 2 Sr2 प्लस के आने से 2 कैटायन वैकेंसी। तो जितना Sr2 प्लस का डोपिंग करेंगे वो उतना ही कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 1 Sr+2 डोपिंग प्रोड्यूस 1 कैटायन वैकेंसी, 1 कैटायन वैकेंसी। तो सीधा लिख रहे लास्ट में, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी। तो कितना मोल हमने ऐड किया है Sr+2 का, 10⁻⁵ मोल। तो कैटायन वैकेंसी भी कितना होगा, 10⁻⁵ मोल। इसको नंबर में बोलना है तो 10⁻⁵ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻, कितना, 18। इतने कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस होंगे, है ना। आया समझ में। तो ये रहा इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक है अपना, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, on the basis of conductivity there are 3 types of solid, a conductor, 3 types of solid। सबसे पहला इसमें क्या आएगा, मतलब कंडक्टिविटी के बेसिस पर कौन कैसा इलेक्ट्रिकल का कंडक्टिविटी है, इस बेसिस पे बच्चों सॉलिड 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला क्या है, कंडक्टर। क्या है, कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होगा,
एक ऐसा सॉलिड जिसका कंडक्टिविटी रेंज इसका कहां से 10 टू दी पावर 4 से टू 10 टू दी पावर 4 टू 10 टू दी पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। यानी कंडक्टिविटी का होता है ऐसा क्या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना। एक तो अगर इसका रेंज इसमें है तो वह कंडक्टर होगा, और अगर एक ऐसा मेटल जिसकी कंडक्टिविटी का रेंज 10 टू द पावर -7 होता है तो वो काफी अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर है ना, गुड कंडक्टर में जाएगा। ये आया समझ में यहां तक। चलिए अब सेकंड में आता है क्या, इंसुलेटर। क्या आता है, इंसुलेटर। ये एक सेकंड टाइप का सॉलिड हो गया। अगर कोई ऐसा सॉलिड जिसका कंडक्टिविटी का रेंज कहां से 10 टू दी पावर -20 टू 10 टू दी पावर -10 हो जाए, है ना, तो ये अगर कंडक्टिविटी इतना कम है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ये किस में जाएगा, ये इंसुलेटर में जाएगा। मतलब वह सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। अगर इसका थर्ड पार्ट हम देखें, तो थर्ड आता है क्या, सेमी कंडक्टर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में भी। सेमी कंडक्टर है ना, सेमी कंडक्टर को पता है कि लाइज बिटवीन, ये मतलब ये लाई करता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, ये है ना। मतलब इसका कंडक्टिविटी का रेंज लगभग 10 टू दी पावर -6 टू 10 टू दी पावर 4 बोल सकते हैं इसको हम। ये है इसका कंडक्टिविटी का रेंज, है ना। ये क्या है, सेमी कंडक्टर। जैसे आप सुनते हैं सिलिकॉन, गैलियम, ये सब क्या है, ये सब नाइदर गुड कंडक्टर नॉर इंसुलेटर, जो नहीं अच्छा कंडक्टर ही है और ना ही इंसुलेटर, उसके बीच में लाई करेगा। ये क्या कहलाएगा, ये सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। तो मेरा अगला टाइप टॉपिक यही होने वाला है, सेमी कंडक्टर। कि सेमी कंडक्टर क्या है, पी टाइप, एन टाइप, कभी सुने भी होंगे आप लोग इसके बारे में। तो उसके बारे में जानते हैं कि डोपिंग क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या है, उससे कौन कौन से टाइप्स है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, तीनों पॉइंट जो है कि किस रेंज में अगर है, मतलब अगर ओवरऑल अगर देखा जाए सॉलिड का रेंज, पूरा रेंज देखा जाए, तो इसका 10 टू दी पावर -20 टू 10 टू दी पावर 7 तक का इसका रेंज है। मतलब 10 का पावर 27 तक का ऑर्डर जाता है ये 20, क्योंकि यहां से यहां तक का गैप कितना हो जाएगा, 27। इसी रेंज में यह लोअर लिमिट हो गया और ये मैक्सिमम लिमिट हो गया। इसी रेंज में हमने तीन टाइप का सॉलिड बताया, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए तो अब हम बात करते हैं इसमें सेमी कंडक्टर के बारे में। सेमी कंडक्टर, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार हम, क्या है सेमी कंडक्टर, है ना। तो जस्ट बताया भी है सेमी कंडक्टर क्या है, द सॉलिड whose conductivity lies between metallic conductor and insulator is called सेमी कंडक्टर, है ना, सेमी कंडक्टर। देखिए तो वही सिंपल सा बात है, बताया है कि इसका कंडक्टिविटी रेंज क्या होगा, इसका बताइए। तो जस्ट लिखवाए भी थे हम, कंडक्टिविटी का इसका रेंज क्या है। इसका रेंज होता है 10 टू दी पावर -6 टू 10 टू दी पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये कंडक्टिविटी रेंज है इसका। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो सिलिकॉन दे सकते हैं आप एग्जाम्पल, सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सेमी कंडक्टर का। बहुत इसका यूज करते हैं ट्रांजिस्टर में, डायोड में, सब का होता है इसका यूज, ठीक है ना। अच्छा एक पॉइंट याद रखना कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर conductivity of semiconductor is 0। मतलब
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, मतलब 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 0 होती है। ठीक है, तो ये रहा सेमीकंडक्टर के बारे में, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या है। देखिए यहां से आपको बता दें हम कि सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सेमीकंडक्टर के टाइप्स कितने हैं? 2 है। इसमें से सबसे पहला आता है, क्या आता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक। और दूसरा क्या आता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर हो, क्या हो ये? प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब कोई सी मिलावट नहीं हो, सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे कि मान लेते हैं सिलिकॉन का, देखिए इस तरीके से सिलिकॉन है, ठीक है ना। ऐसे हमने सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर बना लिया, सिलिकॉन, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड है, पता है सिलिकॉन में 4 होते हैं, ये 4 बॉन्डिंग बना कर रखेगा ये, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये सिलिकॉन का है, ये है प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक। और याद रखना है कि इंट्रिंसिक का जो कंडक्टिविटी जो रहेगा, कंडक्टिविटी इसका लो होता है। इंट्रिंसिक का कंडक्टिविटी कैसा रहेगा? देखते हैं, आपको नीचे दिख रहा है ना, 1 मिनट, ठीक है। चलिए मैंने क्या बताया कि इंट्रिंसिक जो होगा ना, उसका जो कंडक्टिविटी जो होगा वो लो होगा। इसके कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इंक्रीज करेंगे वो भी आगे बताएंगे, डॉपिंग। फिलहाल यहां समझिए पहले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये 2 टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होंगे। ये एक इसमें आएगा सबसे पहले एन टाइप या पी टाइप लेते हैं पहले हम, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा क्या है? एन टाइप। आपके फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पे पूरा एक चैप्टर ही है ना। यहाँ पर जितना काम है उतना ही भी समझना है केमिस्ट्री में, है ना। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप और एन टाइप कैसे बनता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इतना समझिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनने के लिए हम उसमें इंप्योरिटीज ऐड करने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। मतलब जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड कर देंगे, सुटेबल इंप्योरिटी ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा वो, है ना। और क्या बोलेंगे इसको फिर हम? एक्सट्रिंसिक। और अब कैसा आपने इंप्योरिटी ऐड किया है उस बेसिस पर पी टाइप और एन टाइप। यहाँ पी और एन का क्या मतलब है पेशेंस बना कर रखिए, जब इसके बारे में बताएंगे तब वो समझ में आएगा। उसके पहले समझिए डॉपिंग क्या है। डॉपिंग एग्जाम में हमारे स्टेट बोर्ड में भी सीधा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि व्हाट यू मीन बाय डॉपिंग। डॉपिंग क्या होता है? तो डॉपिंग सीधा सा है द प्रोसेस ऑफ एडिंग appropriate impurity in intrinsic conductor is called doping। कहने का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंट्रिंसिक कंडक्टर में हम एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एंड सुटेबल इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। एप्रोप्रिएट एंड सुटेबल इम्प्योरिटी, सुटेबल इम्प्योरिटी जब ऐड कर देंगे हम, यही प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? डॉपिंग कहलाता है। डॉपिंग, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि अगर ये सिलिकॉन है का ये एक सेमीकंडक्टर है, तो इसके अंदर अगर आप गैलियम डाल दें, इंडियम डाल दें, है ना, बताएंगे, तो इसके मतलब कहीं कहीं पॉइंट पे कुछ इंडियम चला जाएगा, गैलियम चला जाएगा। यह प्रोसेस कहलाएगा डॉपिंग, ठीक है ना, एप्रोप्रिएट। और उसी डॉपिंग के बेसिस पर आपने इम्प्योरिटीज कैसा ऐड किया है, इस बेसिस पर हमारा कंडक्टर सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होने वाले हैं, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इतना नोट करिए, बातें हम लोग जानते हैं पी टाइप कब सेमीकंडक्टर पी टाइप बनेगा और कब सेमीकंडक्टर एन टाइप होगा, ठीक है ना। देखिए तो अब आपने देखा क्या कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज को डॉपिंग करके हम उसको एक्सट्रिंसिक बनाते हैं, जो कि पी टाइप और एन टाइप होता है। इसी को हम बोल सकते हैं
कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ impurities एडिंग। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, और दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, है ना, दो टाइप का। ठीक है, देखिए तो अगर अब यहां पे बात आता है कि देखिए यहां पे आप जो दिखाई दे रहा है ग्रुप 13, 14 और 15 के एलिमेंट्स है ये पीरियोडिक टेबल में। ये जो भी आपको दिख रहा है ना ग्रुप नंबर 14 का, ये सब इंट्रिंसिक होगा, ये इंट्रिंसिक। अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ग्रुप 13 के किसी भी एलिमेंट का अगर आप डॉपिंग करते हैं तो इससे बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें पॉजिटिव होल आएगा। पी का मतलब यहां पर क्या है, पॉजिटिव होल, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यानी कि सिलिकॉन में ग्रुप 15 के किसी एलिमेंट का डॉपिंग करते हैं, जैसे कि अगर आर्सेनिक का डॉपिंग कर देते हैं आप, तो ये क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे समझिए यहाँ पे हम लेते हैं जैसे पी टाइप का मामला क्या है, देखिए पी टाइप मान लेते हैं कि ये सिलिकॉन है इस तरीके से। ठीक है, सिलिकॉन अभी इंट्रिंसिक है, सिलिकॉन इस तरीके से एक एक सिलिकॉन चार सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको पता है सिलिकॉन का वैलेंसी 4 होता है, तो ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ये, है ना, इस तरीके से। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, इसमें डॉपिंग कर दिया, किसका, हमने डॉपिंग कर दिया इंडियम का, ग्रुप नंबर 13 का। अब आपको पता है ये बात कि ग्रुप 13 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है ग्रुप 13 का। अब ग्रुप 15 के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अब होगा क्या कि अगर यहां से सिलिकॉन हट गया और इसके जगह पे आ गया इंडियम, तो इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां दूसरा और यहां तीसरा, इससे यहाँ का बॉन्ड ब्रेक कर गया क्योंकि इसके पास तो 3 ही है। तो हो सकता है कि यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये यहाँ से यहाँ आके यहाँ बॉन्ड बना ले, यहाँ का ब्रेक हो जाए। फिर हो सकता है कि ये यहाँ से टूट के यहाँ ऐसे बॉन्ड बना ले। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे सिलिकॉन इधर बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन जो इधर तो घूम रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने डॉपिंग कर दिया तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी पहले लो थी, उसका डॉपिंग करने के बाद उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है कि नहीं। इसी तरीके से यहां पर क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव होल बन गया। क्या बन गया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव होल। पॉजिटिव होल ड्यू टू एडिंग ऑफ क्या है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। इसको यह कौन सा बनेगा सेमीकंडक्टर, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब यही अगर क्या होता कि अगर हम इसमें डॉपिंग किसका कर देते हैं, हम ग्रुप 15 का, जैसे मान लेते फिर से देखिए सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन है, ये इस तरीके से सिलिकॉन का अपना लैटिस है। ठीक है, और अगर आप इसमें डॉपिंग करते हैं किसका, कौन से ग्रुप का, ग्रुप नंबर 15 के, मान लेते हैं ग्रुप 15 से यहां पे कौन आ गया, आर्सेनिक आ गया। अब आर्सेनिक के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो आर्सेनिक 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्ड बना लिया और एक इसके पास क्या हो गया, इसके पास फ्री हो गया ना। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और पता है सीधा सवाल कि अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसकी कंडक्टिविटी फिर, क्योंकि जितना ज्यादा किसी कंडक्टर में जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी कंडक्टिविटी उतनी ही क्या होती है, हाई होती है। तो आपने क्या देखा, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का जिसकी कंडक्टिविटी लो थी उसमें हमने ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का डोपिंग कर दिया, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, और चूंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर तो इस बार इसको बोलेंगे क्या हम, एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब अब आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में which of the following elements added in intrinsic semiconductor to form n type semiconductor। तो ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट को याद रखिए, इसमें से किसी का डोपिंग अगर आप कर दिए तो उससे वो सेमीकंडक्टर n टाइप का बनेगा, और अगर आप इसके अंदर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का डोपिंग करते हैं तो क्या बनेगा, वो p टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, वो है कि नहीं। तो ये रहा सेमीकंडक्टर के बारे में, यहाँ इतना को ध्यान में रखना है, ये सारे एलिमेंट्स आपको थोड़ा सा याद कर लेना है कि कौन से एलिमेंट ग्रुप 15 के हैं। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, है ना, कि इनमें से किस एलिमेंट को ऐड करने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें आर्सेनिक दे दिया, गैलियम, थैलियम, एल्युमिनियम, है ना। तो यहाँ आर्सेनिक है तो इसे, क्योंकि आर्सेनिक ग्रुप 15 का है, ग्रुप 15 का ऐड करने जब करते हैं तो एन टाइप बनता है कि नहीं। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं बैंड थ्योरी के बारे में। बैंड थ्योरी, देखिए बैंड थ्योरी क्या है समझिए ध्यान से। यह एक थ्योरी दिया गया है, इस थ्योरी का भी मेन काम यही है कि यह आपको एक, इस थ्योरी के थ्रू आप समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। तो इसका मतलब यह थ्योरी भी स्पेशली बनाया गया है किसके लिए, आपको एक डिफरेंस बताने के लिए कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है ना। वही क्या होता है, बैंड थ्योरी है। देखिए बैंड थ्योरी में 2 टाइप के बैंड होते हैं, 2 टाइप के बैंड मॉडल में बताया 2 टाइप के बैंड है। एक होता है पहला क्या है, सिंपल सा इसमें थ्योरी है। पहला होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम सीबी बोल देंगे यहाँ पे हम। और दूसरा लेंगे क्या हम, वैलेंस बैंड, है ना। अब यह किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि यह एक ऐसा बैंड है, ठीक है, और अगर इस बैंड के बीच में से एक यह बैंड जो है ये है वैलेंस बैंड, और ये कौन सा बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक। अगर इसके बीच का एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप है जिसको हम फॉरबिडन जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, फॉरबिडन जोन। अगर यह इसके बीच का फॉरबिडन जोन बहुत लार्ज है, लार्ज फॉरबिडन जोन अगर हो गया तो समझ जाइए कि यह इंसुलेटर होगा। क्या होगा, इंसुलेटर होगा, ठीक है। दूसरा कि अगर मान लेते हैं ये 2 बैंड है, ठीक है ना, अगर इसके बीच का ये फॉरबिडन जोन क्या, स्मॉल फॉरबिडन जोन है, दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। स्मॉल फॉरबिडन जोन अगर हो गया तो इसको हम क्या बोल देंगे, हम इसको हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सेमीकंडक्टर। और अगर ये 2 बैंड आपस में बिल्कुल क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, इसको हम रेड से दिखाते हैं, इस तरीके से ओवरलैप कर दे या फिर बिल्कुल पार्शियल, मतलब इस बार कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कोई गैप नहीं है, आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिटल में जा सकता है कि नहीं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, फिर हम कंडक्टर बोल देंगे। तो यही सिंपल सा एक थ्योरी दिया गया है, बैंड थ्योरी, जो 2 टाइप के बैंड को बता रहा है। बोला कि जितना ज्यादा एनर्जी का गैप होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, जितना ज्यादा एनर्जी का गैप होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसान नहीं होगा और वो इंसुलेटर बन जाएगा। अगर वो गैप माइनर है तो इलेक्ट्रॉन, अगर वो स्मॉल गैप है एनर्जी का गैप, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, मूव करेगा, और इस तरह से यह क्या होगा, सेमीकंडक्टर बनेगा। अगर इसके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो काफी आसान होगा और वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। तो यही है बैंड थ्योरी, जो एक्सप्लेन करता है
ठीक है ना, दो टाइप का बैंड वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जो एक्सप्लेन करता है कि क्या तरीका है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करिए। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे किसके बारे में हम लोग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इस बेसिस पर सॉलिड हमें टोटल 5 टाइप्स के होने वाले हैं। ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, डायामैग्नेटिक, या उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या पैरामैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसके बारे में बोला है क्या बोल सकते हैं, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब कि पैरामैग्नेटिक जो होते हैं सब्सटेंस या मैग्नेटिक फील्ड में यह अट्रैक्ट होता है, वीकली अट्रैक्टेड है, बहुत स्ट्रांगली नहीं है ये। ठीक है, इसके बारे में और क्या बोल सकते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, नहीं सॉरी, इसमें क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, अनपेयर्ड होते हैं, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हो पाया है, जैसे अगर ये ऑर्बिटल है ये, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह गया, इसका पेयर्ड नहीं हो पाया, पेयरिंग नहीं हो पाया, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आता है पैरामैग्नेटिक का, है ना। याद रखना कि लॉस मैग्नेटिज्म in the absence of मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पैरामैग्नेटिक में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप क्या कर दे, हटा दे, उसके एब्सेंस में या फिर मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा, है ना। तो ये रहा प्रॉपर्टी इसका किसका, पैरामैग्नेटिक का। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे क्या है Cu प्लस, है ना। इसके अलावे इसमें और हम ले सकते एग्जांपल में क्या क्या, जैसे कि Cu प्लस हो गया, O2 हो गया, है ना, O2। ठीक है, आयरन प्लस, ये जो भी आप देख रहे हैं Fe2 प्लस, ये सब के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सब पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड पॉइंट बात करते हैं डायामैग्नेटिक। क्या है, डायामैग्नेटिक, टोटल 5 होते हैं ये। सेकेंड में क्या है, डायामैग्नेटिक। इसमें आप क्या बोल सकते हैं, दे आर वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रिपेल करता है इसको, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं इसमें, कि इसका एग्जांपल में आता है जैसे कि H2O हो गया, NaCl हो गया, है ना। ये सब जब एग्जांपल देख रहे हैं, किसके एग्जांपल है ये सब, डायामैग्नेटिक है। मतलब सीधा बात बताया जाए तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते। मतलब अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले आएंगे तो वो उसको क्या कर देगा, उसको यह रिपेल कर देगा उसको। तो पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्ट और डायामैग्नेटिक में क्या होता है, रिपेल होता है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने के कारण इसका जो भी मैग्नेटिक मोमेंट जो बनता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में जिसके कारण से अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना। तो एग्जांपल में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आपको कि ऑक्सीजन क्यों और O2 क्यों पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ये है कि नहीं। VBT इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तभी एक नया थ्योरी आया था MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो इस बात को प्रूव किया कि ऑक्सीजन का नेचर डायामैग्नेटिक नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक होता है। मतलब अगर आप लिक्विड ऑक्सीजन को मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट कर लेगा उसको, है कि नहीं। तो इसको नोट करिए। अब आते हैं 3 जो और बच रहा है, एक क्या, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। इन तीनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब 3 इसमें क्या बचता है बच्चों, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म।
आइए इन तीनों में डिफरेंस समझते हैं हम लोग, क्या डिफरेंस है। ठीक है, होता क्या है ना कि जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स, और मेटल पता है मेटल्स के आयंस होते हैं, मेटल के आयन जैसे कि Fe2+, ये सब आयंस होते हैं। तो ऐसा देखा गया कि एक जितने भी मेटल्स के आयन है वह एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, टीनी मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कि मान लेते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से वो ओरिएंटेशन करता है, ऐसे रोटेट करता है कि एक मान ली बन गया नॉर्थ पोल, दूसरा क्या बन गया साउथ पोल। इस टीनी मैग्नेट को हम उसको डोमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब किसी सॉलिड का जो मेटल्स आयन है और इस तरह से एक सॉलिड का जो भी मेटल्स आयंस जो होते हैं, इट बिहेव एज अ टीनी मैग्नेट एंड दिस टीनी मैग्नेट इज कॉल्ड डोमेन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन कहते हैं, डोमेन। अब इस डोमेन का अलाइनमेंट कैसा है, कैसा ओरिएंटेशन है, इस आधार पर, इस बेसिस पर हमने 3 टाइप का सॉलिड बनाया है, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो और फेरी। देखिए इसमें क्या बोलता है, स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन। जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट है, पहले क्या होता है कि सब रैंडमली इधर उधर डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं ये सारे के सारे टीनी मैग्नेट्स एक खास अलाइनमेंट में ही आ जाएंगे। मान लेते हैं कि हमने इसके सामने साउथ पोल लिया, यहाँ पे नॉर्थ पोल लिया, तो सब का सब एक खास अरेंजमेंट में आ गया, जो पहले ये एक खास ओरिएंटेशन ले लिया। तो अगर ये सारे डोमेन एक डायरेक्शन में अगर होंगे तो उसको बोलते हैं बच्चों फेरोमैग्नेटिज्म। और याद रखना फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है कि अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देंगे अब तब भी इसके अंदर मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ जाएगा, एक पूरा नॉर्थ पोल और एक पूरा साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। इसका मतलब कि फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद भी उसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ जाता है। इसका मतलब कि वह एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। एग्जांपल क्या है, आयरन, कोबाल्ट। आप देखते भी हैं कि आयरन, कोबाल्ट इस सबको को अगर बहुत देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस आयरन के अंदर भी मैग्नेटिज्म आता है कि नहीं। इसका मतलब वो आयरन किसमें जाएगा, फेरोमैग्नेटिज्म में, क्योंकि इसके सारे डोमेन एक खास डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंटेड कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें भी पहले क्या रहेगा, सारे डोमेन जो है इसके टीनी मैग्नेट्स वो रैंडमली इधर उधर डायरेक्शन में होंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद इसमें कुछ क्या होता है कि यह 2 डायरेक्शन में आ जाएगा, कुछ अलाइनमेंट ऊपर की तरफ होगा, कुछ नीचे की तरफ, पैरेलल और एंटी पैरेलल। देखिए इससे क्या होगा कि नेट इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। कैसे, अब देखिए हुआ क्या कि अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो यहाँ साउथ ये नॉर्थ बन गया, कैंसिल, और इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका 0, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। क्या लिखे हैं, इफ द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, वही डोमेन जो है, इन सच अ वे टू गिव नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0, नेट 0 मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू कैंसिलेशन, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। एग्जांपल याद रखना है आपको एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का, MnO, है ना। अब फेरीमैग्नेटिज्म क्या है, तो व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन अलाइन इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, मतलब कि डोमेन पैरेलल होंगे और एंटी पैरेलल, लेकिन अनइक्वल नंबर में, है ना, अनइक्वल नंबर। जैसे आप देखिए यहाँ पे कि 2 अगर अपवर्ड में है तो 1 डाउनवर्ड है, फिर अपवर्ड 3 है इधर। इसका मतलब इस बार नेट 0 नहीं होगा। यहाँ पर क्या था, 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, है ना, ऐसा अलाइनमेंट था, एक ऊपर की तरफ डोमेन है, एक नीचे की तरफ, तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। लेकिन इस तरह का जो अगर अलाइनमेंट होगा डोमेन का तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं हो सकता है, रिजल्टिंग इन अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मतलब इसके पास कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होंगे और इसके कारण वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और यह चूंकि यह मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड होगा ये, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फेरी, क्योंकि इसमें कुछ जो पार्ट है इसको कैंसिल भी तो कर रहा है इसको। लॉस मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग, अगर आप इसमें भी मैग्नेटिज्म कुछ आएगा तो मान लेते हैं कि आप क्या देख रहे हैं इसमें, रिजल्टेंट क्या है, अपवर्ड है, इसका मतलब इसमें नेट जो होगा इसमें क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। लॉस मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग, अगर आप इसके मैग्नेटिज्म को हीट करते हैं, इस सब्सटेंस को हीट करते हैं तो यह अपने मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा, ये लॉस कर देगा। एग्जांपल याद रखना है आपको इसका, क्या, Fe3O4, है ना।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 टाइप के हो गया, क्या, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में बच्चों में इतना ही है ना। हमने आज के इस लेक्चर में, जो हमारा पार्ट 2 जो लेक्चर जो था, इसमें हमने आपको पूरा बताया कि डिफेक्ट इन सॉलिड जो हुआ, सेमीकंडक्टर के बारे में बताया, और इसके साथ साथ मैंने आपको और क्या बताया कि कौन कौन से टाइप्स हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म, है ना, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म, इन सब के बारे में मैंने बताया। तो बस अब इस चैप्टर में इतना ही है। इस सॉलिड स्टेट के सारे डीपीपी हम आपको इसी चैनल, जो हमारा जो लेक्चर है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा डीपीपी मिलेगा, जाके जरूर आप उसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए आप उसको, ठीक है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमारा पहले हम क्लास 12 के सारे फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं, और उसके बाद हम आएंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आएंगे। तो अब हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट, अब हमारा अगला नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन। तो सारे जो भी बच्चे बोर्ड के, जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जेई का एग्जाम है, नीट का, जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे लेक्चर्स को एक सही तरीके से फॉलो करें, है ना। हम आपको यहाँ पे पूरे टॉपिक को सही तरीके से कवर करवाएंगे हम, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, अब मिलते हैं अपने हम एक नए चैप्टर में, नए चैप्टर सॉल्यूशन में, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।